हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की बुक संचयन से फर्स्ट चैप्टर गिल्लू के प्रश्न उत्तर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। जब लेखिका ने सोन जूही के पौधे में लगी पीली कली को देखा तो उनके दिल में, उनके मन में कौन से विचार आने लगे। तो इसका आंसर है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को उस गिलहरी के बच्चे का स्मरण हुआ, यानी गिलहरी के उस बच्चे का याद आया जिसे दो कौवों ने चोंच मारकर घायल कर दिया था। उसे मरणासन स्थिति से लेखिका ने बचाया तथा उसका पूरा जीवन पालन पोषण किया। तो जैसे ही लेखिका ने देखा था कि दो कौवों ने उस छोटी सी गिलहरी के बच्चे को मारकर घायल कर दिया था और वो मरणासन स्थिति में था, यानी मृत्यु के करीब था, तो लेखिका ने उसे बचाया और उसका पूरा जीवन पालन पोषण खुद लेखिका ने किया था। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। वह प्रायः सोन जूही की सघन हरी तीमा में छुपकर बैठता था। सघन हरी तीमा का मतलब होता है घनी हरियाली। ओके, तो जो गिल्लू था यानी गिलहरी का जो बच्चा था, वो सोन जूही का जो पौधा है उसके घनी हरियाली में छुपकर बैठता था और उसके निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। यानी जब भी लेखिका उसके पास जाती थी तो वो उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित का मतलब होता है विशेष आदर और अनादरित का मतलब होता है आदर का अभाव यानी तिरस्कार करना। ओके, तो उसे इस पाठ के आधार पर कौवे को दोनों ही प्राणी क्यों कहा गया है कि वो समादरित भी प्राणी है और अनादरित भी प्राणी है। उसे इज्जत भी दी जाती है और उसका तिरस्कार भी किया जाता है। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पाठ में कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी कहा गया है। उसे समादरित कहने का कारण ये है कि पुरानी मान्यता के आधार पर पितर पक्ष में हमारे पुरखे काक रूप में अवतरण होकर, यानी पुरानी मान्यता है कि पितर पक्ष में जो पुरखे होते हैं वो काक के रूप में यानी कौवे के रूप में आते हैं, अपने स्वजनों से कुछ पाना चाहते हैं। ओके, इन दिनों उन्हें आदरपूर्वक भोजन खिलाया जाता है। कौवे के काँव काँव के स्वर को सुनकर ये माना जाता है कि कोई दूरस्थ प्रियजन के आने का मधुर संदेश है। अब जब कौवा काँव काँव करता है तो उसके आवाज़ को, उसके स्वर को सुनकर ये माना जाता है कि कोई रिलेटिव आने वाला है। ये कौवे का समादरित रूप है, यानी इससे कौवे को इज्जत वाला समझा जाता है। दूसरी ओर कौवे और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त कर उसको अनादरित प्राणी माना जाता है। और दूसरी ओर क्या माना जाता है कि जो कौवा काँव काँव करता है वो अवमानना करता है। ठीक है, उसके अर्थ में प्रयुक्त कर उसको अनादरित प्राणी यानी उसके काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में, कौवे के अवमानना के अर्थ में उसको प्रयुक्त कर, ऐसा मानकर उसको अनादरित प्राणी यानी कि तिरस्कार वाला प्राणी माना जाता है। प्रश्न 3, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो इसका आंसर है, जब गिलहरी का छोटा सा बच्चा दो कौवों की चोंचों से घायल होकर निश्चेष्ट हो गया, यानी कि वो बहुत बेसुध हो गया, तब लेखिका ने उसे हौले से उठाया, धीरे से उठाया, उसे अपने कमरे में लाकर रुई से उसका रक्त पोंछा, उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, रुई की पतली बत्ती को दूध में भिगोकर, यानी रुई की उन्होंने पतली सी बत्ती बनाई, फिर उसको दूध में भिगोकर उसे पिलाने का बार बार प्रयास किया, परंतु उसका मुंह लगातार प्रयास करने पर भी खुल ना सका, अतः दूध की बूंदें मुंह के दोनों ओर ढुलक गईं। लेखिका ने उसका कई घंटों तक उपचार किया, तब जाकर उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। यानी कि लेखिका ने बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल की और कई घंटों तक उसका उपचार किया, तब जाकर के उसके मुंह में
एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो अच्छा हो गया। बाद में उसे फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर रखा गया। फिर बाद में उसे क्या किया गया कि जो फूल रखने की छोटी सी डलिया होती है उसमें रुई बिछा दिया गया और उसे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए यानी लेखिका का ध्यान अपनी ओर करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो इसका आंसर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने की गिल्लू को तीव्र इच्छा रहती थी। यानी गिल्लू चाहता था कि लेखिका का ध्यान उसकी तरफ हो, अतः वो उनके पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। तो उसका वो क्या करता, लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो क्या करता है कि वो उनके पैर के पास आकर के सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर तेजी से उतरता था। उसका इस प्रकार दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। प्रश्न 5, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई? यानी क्यों समझा गया कि अब गिल्लू को आज़ाद कर देना चाहिए और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो इसका आंसर है, गिल्लू प्रायः लेखिका के कमरे की जाली के पास बैठकर बाहर चिकचिक करती गिलहरियों को देखता रहता। तो गिल्लू क्या करता था कि लेखिका के कमरे में जाली के पास बैठ जाता था और बाहर जितनी भी सारी गिलहरियाँ होती थी जो चिकचिक करती रहती थी वो उन्हें देखता रहता था। उसे इस प्रकार अपनेपन से गिलहरियों की ओर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। जब लेखिका ने देखा कि वो इस तरह से गिलहरियों को देख रहा है तो लेखिका को लगा कि अब इसे आज़ाद करना ज़रूरी है। उन्होंने जाली की कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। उन्होंने क्या किया कि जाली का एक कोना खोल दिया ताकि उस मार्ग से गिल्लू बाहर जाकर गिलहरियों के साथ मुक्ति की सांस ले सके। प्रश्न 6, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? इसका आंसर है, एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना से आहत हो गई। इन दिनों उनकी अस्वस्थता में वह उनके तकिए या सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। अतः सिर के पास से उसका हटना लेखिका को एक परिचायिका के हटने के समान लगता था। यानी लेखिका को ऐसा लगता था जैसे कोई अपना परिचय वाला बैठा है सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से ये आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? इसका आंसर है, गिल्लू ने दिन भर ना कुछ खाया और ना ही बाहर गया। रात को अंत की यातना से परेशान होकर वो अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से उसकी अंगुली पकड़कर उनके हाथ से चिपक गया। उसके पंजे अत्यधिक ठंडे थे, अतः लेखिका को हीटर जलाकर उसे उष्णता देनी पड़ी यानी हीट देनी पड़ी। गिल्लू की इन चेष्टाओं से लेखिका को लगा कि उसका अंत समय समीप है। अब गिल्लू की इन चेष्टाओं से लेखिका को लगा कि अब वो उसका अंत समीप है। प्रश्न 8, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इस कथन का आशय ये है, यानी इस कथन का मीनिंग ये है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, 2 साल से ज़्यादा नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत नज़दीक आ गया था। उसने एक दिन ना कुछ खाया ना बाहर गया। उसके पंजे ठंडे हो गए। यद्यपि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता यानी कि गर्मी देने का प्रयत्न किया, किंतु जीवन अवधि पूरी होने के कारण प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वो किसी अन्य जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी जैसे ही सुबह हुई वो फिर नहीं बचा। प्रश्न 9, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? यानी सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को दफना दिया गया था, तो उसकी समाधि से जहाँ पर गिल्लू को दफनाया गया था
तो वहाँ से लेखिका के मन में किस तरह का यकीन जन्म होता है, किस तरह का विश्वास उनके दिल में जन्म होता है। इसका आंसर है सोन जूही की उस लता के नीचे जिसमें गिल्लू प्रायः छिप जाया करता था, उसी लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी। इसलिए लेखिका जब भी बसंत के दिनों में जूही के पीले रंग के छोटे फूल को उस पर खिला देखती है तो लेखिका के मन में ये विश्वास जन्म लेता है कि गिल्लू ही पुनः जन्म लेकर उस कली के रूप में उत्पन्न हुआ है। ये लेखिका को विश्वास था। आई होप आपके ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके होंगे। अगर आपने ये प्रश्न उत्तर नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप इन्हें पढ़कर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।